जय हिंद डॉक्टर्स। हेलो हेलो। हेलो, बैठो ना। मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था आपको, पर एक गड़बड़ी हो गई। मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन नहीं कराया आपको, है ना, पर उसका होमवर्क दे दिया था मैंने। बना था क्या होमवर्क? बना है क्या आपने? बन गया था? वैसे तो बन जाना चाहिए, ऐसा कुछ था नहीं स्पेशल उसमें। पर उसकी एक बार अपन ने प्रैक्टिस नहीं करी, है ना, वो आज अपन एक बार कर लेंगे। एडियाबेटिक बता दिया, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एंथैल्पी, और ये मैंने क्वेश्चन दिया था आपको। ठीक है। फॉर केमिकल रिएक्शंस मैंने नहीं बताया है, ठीक है। थैंक यू। 1 mole of a non-ideal gas undergoes a change in state from, हाँ, इसके पहले एक और क्वेश्चन दिया था, कौन सा? 18 ml वाटर वाला। एक बार ये कर लेते हैं। 1 atm, 3 लीटर, 200 केल्विन। 4 atm, 5 लीटर, 200 केल्विन। If delta E is 40 liter ATM, then find delta H in liter ATM. डेल्टा ई आपको दे दिया कितना? 40 लीटर एटीएम। आपको डेल्टा एच फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं, तो डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा ई दे रखा है, और डेल्टा एच और डेल्टा ई को रिलेट करने वाला एक ही एक्सप्रेशन अपन ने देखा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। ये बेसिक एक्सप्रेशन है। अब आप मुझे बताओ, क्या यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है? नहीं। क्या यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है? नहीं। मतलब मैं रिलेशन कौन सा यूज करूंगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। यहां पर वैल्यूज पुट कर दो बस आप। डेल्टा ई कितना है? 40 प्लस पी टू कितना है? ये फर्स्ट स्टेट हो गई, और ये सेकंड स्टेट हो गई। पी टू कितना है? 4। वी टू कितना है? 5 माइनस पी वन कितना है? 1। वी वन कितना है? 3। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 20 माइनस 3, 17। ये आ जाएगा 57 लीटर एटीएम। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। टेम्परेचर 400 केल्विन था। वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको दे रखा था 18 ml। और क्या दे रखा है? कंप्लीटली वेपराइज कर रहे हैं। हाँ, फिर बस और कुछ नहीं कह रहा। वर्क डन निकालना है, ठीक है। अब इधर देखो, यहां पर पता है क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कर दिया था क्या सॉल्व? ऑप्शन दिए होंगे मैंने। क्या आ रहा है आंसर? आंसर क्या आ रहा है? सेकंड ऑप्शन आ रहा है। और किसी का कुछ आ रहा है? बस यही आ रहा है, सेकंड ऑप्शन ही आ रहा है। एक बार देख लेते हैं किस किसका सेकंड ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल सही है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छे से हाथ खड़े करो ना यार एक बार। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताना।
क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है ना। और यहाँ पर ये जो कंटेनर है ये क्या है, ओपन कंटेनर है, मतलब मैं कह सकता हूं एक्सटर्नल प्रेशर जो लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, जो कि 1 atm होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक्सटर्नल प्रेशर अगर कांस्टेंट है, मतलब मैं फॉर्मूला कौन सा लगा सकता हूं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि अगर अपन को वर्क डन निकालना है तो वर्क डन निकालने के लिए अपन क्या लगाएंगे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी टू माइनस वी वन। अब वी वन अपन को दे रखा है, एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। हाँ, एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर मुझे पी एक्सटर्नल पता है, मुझे वी वन पता है, कहीं से भी वी टू पता पड़ जाए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है, और वाटर कितना मौजूद है, 18 ml मौजूद है। ठीक है। और मैंने क्या करा, बीबी लेकर आया, और बीबी जैसे ही लेकर आया उसने आग लगा दी, है ना। और जैसी ही आग लगाई तो यहां पर उड़ान शुरू हो गई। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे यहां पर एक बात बताना, 18 ml वाटर है, नीचे अपन ने क्या करा, बंसन बर्नर की मदद से यहाँ पर टेम्परेचर राइज कर दिया, और टेम्परेचर कितना रख रखा है अपन ने, 400 केल्विन रख रखा है। ठीक है। तो मुझे पता है ये वाटर जो है 18 ml, ये इवेपोरेट होना शुरू कर देगा। अच्छा, मुझे पता है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1। अगर वाटर की डेंसिटी 1 होती है, मतलब मैं कह सकता हूँ कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। तो क्या मैं मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकता हूँ, मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 18/18 इज इक्वल टू 1 मोल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। मुझे क्या निकालना है, फाइनल वॉल्यूम। मुझे क्या निकालना है, फाइनल वॉल्यूम निकालना है। साथ ही साथ क्वेश्चन में ये कह रहा है जितना 18 ml वाटर है ये सारा का सारा उड़ाना है, मतलब सारा का सारा मुझे किस में कन्वर्ट करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है। और जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होगा मुझे फाइनल वॉल्यूम बताना है। मुझे एक बात बताओ, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ये वेपर जो है कहां तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे वेपर, इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, फिर तो खत्म हो गया क्वेश्चन ही, वर्क डन ही इनफाइनाइट हो चुका है अपना। हाँ, कहां तक जाएंगे, क्या, छत तक, छत तक छोड़ना चाहिए। हाँ, कहां तक, हाँ कोई किसी ने आंसर निकाला था, हाँ कहां तक जाएंगे, इक्वेशन से मुझे मतलब नहीं है, मुझे पता है आपने क्या लगाया है ना। मुझे तो बस ये बताओ कहां तक जाएंगे वेपर्स। हाँ, वेपर्स कहां तक जाएंगे, अमेरिका तक, अमेरिका तक पहुंच जाएंगे, यूएस तक चले जाएंगे सर, है। और कौन था ना, हाँ, हाँ इधर क्या, नीचे क्या देख रहे हो, बताओ ना। आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर लाना 32, मुझे आंसर क्यों बता रहे हो आप, मैं पूछ के आ रहा हूँ, आप बता क्या रहे हो, है ना। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो अगर कॉन्सेप्ट पता होगा ना, मजा आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आज तो लगा पा रहे हो, क्यों, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं अपन चैप्टर, हर एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, हर एक चीज समझा रहा हूँ। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा 10 दिन बाद भूल जाओगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स ऐसी चीज है। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं, वेपर्स बन रहे हैं और एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, इन वेपर को अपोज कौन करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपको ये समझ में आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन वेपर्स को अपोज करेगा, तो आपको आंसर मिल चुका है कि ये कहां तक जाएंगे। सुनते रहना, इवेपोरेट हो रही है ना, ये इवेपोरेट हो रहे हैं, और इन वेपर्स को अपोज कौन कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां से इसको अपोज कर रहा है, यहां पर मैं कह सकता हूं इस वाटर का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर भी होगा, कुछ ना कुछ वाटर का वेपर प्रेशर भी होगा। तो मुझे बता सकता हूं वेपर प्रेशर ज्यादा है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो बन ही नहीं पाते,
एटमॉस्फेयर क्या करता, इन वेपर को दबा के रखने की कोशिश करता, इन वेपर को क्या करता, ऑपोज करता, और ज्यादा टेंडेंसी से ऑपोज करता, मतलब वेपर ही नहीं बन पाते। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। पर मुझे यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है कि यहाँ पर वेपर भी बन रही है, एटमॉस्फेयर में भी जाकर एक्सपेंड भी हो रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ज्यादा होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आप मुझे बताओ कि अगर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक से ज्यादा है तो ये उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, साथ ही साथ एक्सपैंड भी होते चले जा रहे हैं। तो मुझे बताओ ये कहां तक जाएंगे, ये कहां तक जाएंगे जब वाटर का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर ना हो जाए। आई बात समझ में? ठीक है। जब वाटर का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाएगा ये वहीं तक जाएंगे। ऐसे नहीं कि यहां पानी को गर्म कर रहा हो तो ये वेपर्स मार्स तक जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहां तक जाएंगे? जब तक ये वेपर प्रेशर किसके बराबर ना हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए, ये तब तक जाएंगे। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर पीवी टू एनआरटी लगा सकता हूं? हाँ। और पीवी टू एनआरटी वाटर के लिए नहीं लगा रहा हूं, वाटर वेपर के लिए लगा रहा हूं। ठीक है। मुझे पता है एक्सटर्नल प्रेशर कितना है जो अपोज कर रहा है, 1। वॉल्यूम मुझे निकालनी है और ये वॉल्यूम क्या हो जाएगी, V2 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू एन की बात करें 1 है, आर की बात करें 0.0821, कितना है 400। यहाँ पर 1 क्यों रखा मैंने, मोल 1 क्यों रखा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा लिया। मुझे पता है यहाँ पर जितना वाटर होगा उतने का उतना ही इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। 18 ग्राम पानी है तो 18 ग्राम ये क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, 1 मोल रख दिया। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 की वैल्यू हो जाएगी 4832, 3248, 1 2 32.48 लीटर। ये बात समझ में आ रही है? फाइनल वॉल्यूम भी मिल चुका है, इनिशियल वॉल्यूम भी मुझे पता है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। मुझे तो एक बात बताओ, क्या मैं V2 के सामने V1 को नेग्लेक्ट कर सकता हूं? ये लीटर में है, ये ml में है। मतलब मैं कह सकता हूं वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल कितना 1, फाइनल वॉल्यूम कितना 32.84 माइनस V1 को क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट, ये हो जाएगा माइनस 32.84 लीटर एचईएम। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। क्लियर है यहां तक? लिख लिया? लिख लिया ये? लास्ट क्लास में अपन ने क्या शुरू करा था, एंथैल्पी शुरू करा था। ठीक है। ये मिटा दूं, मिटा दूं ये? अच्छा, अब आगे देखते हैं, सुनते रहना यहाँ पर। लास्ट क्लास में अपन ने एंथैल्पी शुरू करा था। ठीक है। एंथैल्पी का फॉर्मूला बता दो मुझे फटाफट। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी, डेल्टा पीवी। ठीक है। और ये फॉर्मूला मैं 3 कंडीशन पे लगा सकता हूं। एक कंडीशन क्या हो जाएगी, एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम, और तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, वेरिएबल प्रेशर वॉल्यूम, वेरिएबल प्रेशर वॉल्यूम। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो सेम एक्सप्रेशन को मैं केमिकल रिएक्शंस के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि याद करो अभी मैंने आपको बताया था कि एट कांस्टेंट प्रेशर, लास्ट क्लास में अपन ने बात भी करी थी, एट कांस्टेंट प्रेशर मैक्सिमम जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे कराई जाती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शंस ओपन एटमॉस्फेयर में कराई जाती है, ओपन कंटेनर में कराई जाती है।
और जो रिएक्शंस क्लोज कंटेनर में कराई जाती है ना, जैसे कि हेबर्स प्रोसेस की बात करूं, हेबर्स प्रोसेस क्लोज कंटेनर में कराई जाती है, पर उसका फिर भी प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट मेंटेन करके रखना पड़ता है। भले ही प्रेशर 1 atm के बराबर नहीं है, पर कांस्टेंट तो है। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताना, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में अपन को दो एस्पेक्ट की स्टडी करनी है, कौन कौन से? एक प्रोसेस की करनी है, और प्रोसेस का मतलब क्या होता है? पिस्टन सिलेंडर सिस्टम कंटेनिंग आइडियल गैस, ठीक है। और किसकी? केमिकल रिएक्शंस की अपन को स्टडी करनी है, ठीक है। फॉर अ केमिकल रिएक्शन जनरली chemical reactions generally chemical reactions are carried out generally chemical reactions are carried out at constant pressure and temperature। अगर मैं रूम टेम्परेचर पे लैब में कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा हूं, तो मुझे पता है ओपन एटमॉस्फेयर में कराई जा रही है तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट, लैब में कराई जा रही है मतलब मैं कह सकता हूं टेम्परेचर कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर मैंने रूम टेम्परेचर भी नहीं रख रखा है, नीचे बुनसन बर्नर लगा रखा है, तो बुनसन बर्नर को भी तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेट करूंगा मैं। जैसे अभी अपन ने सेट कर रखा था 400 केल्विन, टेम्परेचर कांस्टेंट था। ये बात समझ में आ रही है? तो अपन कह सकते हैं जनरली केमिकल रिएक्शंस आर कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो मैं कह सकता हूं फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, इसको लिखना फॉर अ केमिकल रिएक्शन तो है, पर केमिकल रिएक्शन भी कैसी है? फॉर अ गैसियस रिएक्शन, फॉर अ गैसियस रिएक्शन। क्या मैं पीवीजी को टू एनआरटी लगा सकता हूं? लगा सकता हूं पीवीजी को टू एनआरटी, ठीक है। अच्छा यहां पर फॉर अ केमिकल रिएक्शन अपन बात करें तो केमिकल रिएक्शन के लिए अपन फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। लगा सकता हूं, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। केमिकल रिएक्शन कब कराई जा रही है? कांस्टेंट प्रेशर पर। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कराई जा रही है मतलब पी बाहर ले लूंगा और डेल्टा कहां ले लूंगा? अंदर ले लूंगा, पी डेल्टा वी। इसमें तो दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको बोल दिया जाए गैसियस रिएक्शन है और गैसियस रिएक्शन की बात चल रही है, तो मुझे एक बात बता दो, गैसियस रिएक्शन के केस में यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, रिएक्शन करा रहा हूं, प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे कराई जाती है, टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। अब वी क्या है? वेरिएबल। अब अगर वी चेंज होगा तो इसके चेंज को कॉम्पेंसेट करने के लिए एन को चेंज होना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आर टी डेल्टा एन? लिख सकता हूं ऐसे? अच्छा गैसियस रिएक्शन है मतलब ये मोल्स जो होंगे ये गैसियस स्पीशीज के मोल्स होंगे, तो डेल्टा एनजी लिख दिया। लिख सकता हूं ना ऐसे तो? ठीक है। तो ये वैल्यू क्या मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता गैसियस रिएक्शन के लिए? तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैं बोल सकता हूं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, पहला पॉइंट। ये कहां पर अप्लाई करेंगे? ये अपन वहां पर अप्लाई करेंगे जब प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। ये अपन कहां पर अप्लाई करेंगे? जब मोल एंड वॉल्यूम क्या हो? वेरिएबल। ये अपन कहां पर अप्लाई करेंगे? एप्लीकेबल फॉर रिएक्शंस। और रिएक्शंस कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन। एप्लीकेबल फॉर बोथ केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा अगर ये रिएक्शन के लिए अप्लाई करूंगा तो क्या मैं प्रोसेस के लिए इसको अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता, ठीक है। लिख लेता हूं मैं ये, वरना आप कहोगे सर मैं बहुत मासूम हूं, बहुत ज्यादा मैं भूल जाता हूं। अब लॉजिक वाली बात है यार कि रिएक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं मतलब प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, है ना?
नॉट वैलिड फॉर प्रोसेसेस, नॉट वैलिड फॉर प्रोसेसेस। ठीक है, अच्छा सुनते जाना, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। मुझे एक बात बताओ, कहां पर अप्लाई कर सकते हैं? रिएक्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्शंस भी कौन सी होनी चाहिए? केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, हाँ? फिजिकल रिएक्शन होनी चाहिए। साथ ही साथ मैंडेटरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, आप केमिकल रिएक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो, फिजिकल रिएक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, गिवन दैट रिएक्शन में एटलीस्ट एक गैसियस स्पीशीज होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज मैंने जो लिखी है गैसियस रिएक्शन के लिए लिखी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाकर। अगर उस रिएक्शन में गैसियस स्पीशीज नहीं है, मैं नहीं अप्लाई कर सकता। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मेरे से यहां पर कोई एग्जाम्पल पूछे, एग्जाम्पल, तो मैं कह सकता हूं, मान लो A gives B, A gives B, A gives B, A gives B। ये एक्सप्रेशन कहां पर वैलिड है? एटलीस्ट वन ऑफ द स्पीशीज मस्ट बी इन गैसियस स्टेट। तो मुझे फटाफट जवाब देना, क्या यहां पर एप्लीकेबल रहेगी? हाँ रहेगी। क्या यहां पर एप्लीकेबल रहेगी? ये रहेगी। क्या यहां पर एप्लीकेबल रहेगी? रहेगी। क्या ये यहां पर एप्लीकेबल रहेगी? नहीं रहेगी। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर बात सभी को? अब यहां पर एक और टर्म डिफाइन कर लेते हैं फटाफट, डेल्टा एनजी। ये डेल्टा एनजी क्या है? डेल्टा एनजी क्या है? सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। लिख लो फटाफट, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देखते हैं। जामफल, जामफल, PCl5 gives PCl3 plus Cl2, gas, 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 N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas, H2 plus I2 gives 2HI। मुझे एक बात बताओ, सांसें लेना बंद करो आप लोग, है ना? यहाँ पर डेल्टा एनजी बताओ क्या होगा? हाँ बताओ, सुनना ध्यान से। डेल्टा एनजी क्या होता है? सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। गैसियस प्रोडक्ट ये भी है, ये भी है। सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे? 1 + 1 2 माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 1। तो ये कितना आ गया? 1। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? ग्रेटर देन 0 होगा। डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो मुझे बताओ, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा एच बड़ा हो गया डेल्टा ई। डेल्टा एच बड़ा हो गया डेल्टा ई। ये बात समझ में आ रही है? समझाने की जरूरत है क्या? ये कुछ ना कुछ होगा। अब आप मुझे बताओ, डेल्टा एनजी क्या है? ग्रेटर देन 0। आर और टी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। जब इस वैल्यू के साथ इस वैल्यू को जोड़ोगे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, है ना? हाँ, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई। क्या मुझे आप डायरेक्टली यहां पर डेल्टा एनजी बता सकते हो? ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। मैं कह सकता हूं डेल्टा एनजी यहां पर क्या हो गया? लेस देन 0। तो आप मुझे बताओ, डेल्टा एच बड़ा डेल्टा ई बड़ा? डेल्टा ई बड़ा होगा। अच्छा मुझे डायरेक्टली बता सकते हो डेल्टा एनजी क्या होगा यहाँ पर? 0। अगर डेल्टा एनजी 0 हो गया तो आप मुझे बताओ डेल्टा डेल्टा ई दोनों बराबर होंगे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? फटाफट कॉपी करो, हेडिंग लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर। इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे अपन। ऑनलाइन मेरे से कोई पूछ रहा है, ये लिखना है? आपकी मर्जी है, अगर आपको जरूरत है लिखने की लिख लो। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। क्या?
क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, एप्लीकेशन में ही, एप्लीकेशन ऑफ, पहली एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन किसकी देख रहे हैं अपन? एप्लीकेशन अपन देख रहे हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी की। पहली एप्लीकेशन है कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन लिखना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, find the relation between delta H and delta E for the combustion of, for the combustion of 1 mole of sucrose at 25 degrees Celsius. 1 mole of sucrose at 25 degrees Celsius. 1 mole of sucrose at 25 degrees Celsius. हो जाएगा? सुक्रोज का फॉर्मूला पता है? बताओ ना। C12 H24 बताओ फटाफट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अपन को कंबशन कराने को बोल देना तो आप हमेशा कंप्लीट कंबशन कराना, हमेशा कंप्लीट कंबशन, मतलब इतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना कि पूरा का पूरा जल के राख हो जाए। डेल्टा एनजी क्या आ रहा है? डेल्टा एनजी क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? 9.4.5, 5.5 और बाकी 11, 5.5, 5.5 हो गया मतलब। अब थोड़ी देर रुकता हूं मैं, 6.5 हो जाए पता नहीं। हाँ, और कोई? 5.5, आंसर है 0। इधर देखो। अच्छा मुझे बताओ, सुक्रोज क्या होता है? सॉलिड होता है, ऑक्सीजन पास कराई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12 CO2 प्लस 11 H2O। ये हो गया 24, 24 प्लस 11 माइनस 11, 24, ये 12 आ जाएगा, है ना। ये गैस, ये गैस, ये लिक्विड होगा टमाटर। 25 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है, आपका पानी 25 डिग्री सेल्सियस पे गैस कैसे बन जाता है ना। अब मुझे बताना, अब सुनना, डेल्टा एनजी निकाल लेते हैं। डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा? डेल्टा एनजी हो जाएगा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब अपन जानते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी आर टी होता है। डेल्टा एनजी तो क्या हो गया? 0, मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है। अच्छा मजेदार बात सुनो, अब जो सब लोग गलतियां करेंगे, अगर मुझे बोल दिया गया वाटर है, ठीक है, अब वाटर के यहाँ पर कुल मिलाकर 4 केस पॉसिबल है। अरे देख लो कहीं नहीं दे रखा है ये कंक्लूजन निकालना पड़ता है जब बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाते हो। अगर वाटर दे रखा है किसी क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पर वाटर आ रहा था, तो इसको लिक्विड लेना है, सॉलिड लेना है या गैस लेना है, कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन में बोल रखा है फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट आप क्या लेंगे? वाटर को गैस। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर आपको बोल दिया गया है एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर को आप मानेंगे गैस। एट टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, तब आप वाटर को मानेंगे लिक्विड।
और अगर टेम्परेचर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, इस क्वेश्चन में तो फिर भी मेंशन था, अगर टेम्परेचर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मानेंगे लिक्विड रूम टेम्परेचर पे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो मीथेन होती है ये सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, गैस। ठीक है। आइसोब्यूटेन, अब ब्यूटेन है मतलब गैस ही है। ठीक है, तो एक और पॉइंट लिख लो, CXHY, CXHY विल बी इन, अच्छा ये लिखा नहीं गया आपने, फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट लिखो, बहुत स्लो हो आप, फटाफट लिखो। लिख लिया? हो गया? पॉइंट लिखेंगे अपन क्या? CXHY, CXHY will be in gaseous state, CXHY will be in gaseous state till x is equal to 4, till x is equal to 4। ठीक है, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, देखो ब्रैकेट में लिख लो, वरना बहुत अच्छे अच्छे महानुभव होते हैं 0.5 मान के चलते हैं, 0.5, 1.5, 3/2। x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, 1, 2, 3, 4। 5 नहीं है, एज एक्सपेक्टेड x इज इक्वल टू 4 लिखा रखा है, तो 5 तक कैसे जा सकता है ना? फॉर x ग्रेटर देन 4, फॉर x ग्रेटर देन 4 स्टेट विल बी, स्टेट विल बी, स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट है ना, स्टेट विल बी गिवन, स्टेट विल बी गिवन। ठीक है, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, जब भी आप इनका कंबशन करेंगे बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे ये किसमें है, गैसेस स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, find the difference between heat of reaction, find the difference between heat of reaction at constant pressure and at constant volume, at constant pressure, find the difference between heat of reaction at constant pressure and constant volume for the reaction, for the reaction, reaction आपको बोर्ड पर गिवन है, 2C6H6 liquid plus 15 O2 gas gives 12 CO2 gas plus 6 H2O liquid at 25 degrees Celsius in kilojoule। बताओ फटाफट। ये IIT 1991 में क्वेश्चन पूछा गया है।
फटाफट बताओ, फटाफट। डेल्टा एनजी निकाल सकते हो, कितना आ रहा है? डेल्टा एनजी कितना आ रहा है? -3 आ रहा है। जूल में बताना है आंसर, मतलब किलो जूल में बताना है, तो आर की वैल्यू किसमें लेंगे अपन? जूल में लेंगे। जूल में कितनी होती है? 8.314। बताओ फटाफट आंसर। कितना आ रहा है आंसर? Find the difference between heat of reaction at constant pressure and at constant volume for the reaction. रिएक्शन आपको बोर्ड पर गिवन है। 7.4 किलो जूल बिल्कुल सही आंसर है। आपको क्या निकालना है? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका डिफरेंस आपको पता लगाना है। तो अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अब डेल्टा एच को क्या मैं लिख सकता हूं? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा ई को मैं लिख सकता हूं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा? क्यूपी माइनस क्यूबी लिख सकता हूं इसको, इज इक्वल्स टू डेल्टा एनजीआरटी। अब आप मुझे बताओ डेल्टा एनजी कितना है यहां पर? -3 बोल सकता हूं मैं? देखो ये तो लिक्विड है, इसको कंसिडर करेंगे नहीं। 12 माइनस 15 -3। आर की वैल्यू क्या रखूंगा? 8.314। किलो जूल में निकालना है तो 1000 से डिवाइड करूंगा, इनटू टेम्परेचर कितना दे रखा है? 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये कितना हो जाएगा? 298। जब इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा? -7.4 किलो जूल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। फटाफट एक क्वेश्चन और लिख दो। फॉर अ गैसियस रिएक्शन इन्वॉल्विंग, फॉर अ गैसियस रिएक्शन इन्वॉल्विंग combustion of isobutane, for a gaseous reaction involving combustion of isobutane, for a gaseous reaction involving combustion of isobutane, full stop. Find the relation between delta H and delta E. Find the relation between delta H and delta E. आपको बताना है डेल्टा H बड़ा होगा या डेल्टा E बड़ा होगा। रिलेशन बताना है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डेल्टा H लेस देन डेल्टा E, डेल्टा H लेस देन डेल्टा E। और किसी का कुछ आ रहा है? अपना अपना निकालो ना यार, दूसरे का क्या देख रहे हो? आइसोब्यूटेन की बात करें, आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H10। अच्छा ब्यूटेन है ये, है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये गैस होगा या लिक्विड होगा? गैस प्लस O2 gives 4CO2 plus 5H2O, 8 plus 5 13, ये हो जाएगा 13/2। तो आप मुझे बताओ डेल्टा एनजी क्या आ जाएगा? डेल्टा एनजी की बात करें तो ये क्या है? गैस। ये भी क्या है? गैस। और ये क्या है? लिक्विड। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि मेंशन नहीं है तो ये मान के चलेंगे अपन ये क्या है? लिक्विड है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कितना हो गया? 4। क्या कह रहा है? फॉर गैसियस रिएक्शन लिखा हुआ है, तो ये गैस है। गैसियस रिएक्शन लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगा? गैस लेंगे। 5 + 4 कितना हो गया? 9। 9 माइनस 13/2, 13/2 कितना होता है? 6.5 -1, तो ये कितना हो गया? 7.5। ये कितना हो जाएगा? 3/2। तो डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा? 3/2। तो आप मुझे बताओ डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, मतलब कह सकता हूँ डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा ई से बड़ा होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब एक चीज ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात पता है क्या है? कोई कोई पता है अपना खुफिया दिमाग लगाएंगे यहाँ पर। वो क्या लगाएंगे? वही सोचेंगे यार ये मुझे 2 बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, आपको हमेशा 1 मोल हाइड्रोकार्बन का ही कंबशन कराना है।
ध्यान रखना है इसको, ऐसे नहीं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैं आंसर बताऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है बात सभी को? इसीलिए आपने यहां पर देखा होगा, यहां पर अपन ने 1 मोल का नहीं निकाला है, 2 मोल का निकाला है, इसलिए मैंने किलोजूल पर मोल नहीं लिखा। आई बात समझ में? इसलिए मैंने यहां पर यूनिट किलोजूल पर मोल नहीं लिखी। क्लियर है बात सभी को? तो ये मेंशन कर लेना। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो 1 मोल हाइड्रोकार्बन का ही कंबशन कराना है। सेकेंड एप्लीकेशन लिखेंगे अपन, सेकेंड एप्लीकेशन लिखेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन लिखना, फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, क्वेश्चन लिखेंगे यहां पर भी अपन, थ्योरी तो अपन देख ही चुके हैं, क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर अ गैसियस रिएक्शन 4A plus 6B gives 2C plus 4D. The heat evolved at constant volume, the heat evolved at constant volume is equal to 20 kilocalorie. The heat evolved at constant volume is equal to 20 kilocalorie. मुझे बता सकते हैं हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यूवी से। और ये क्या होता है? डेल्टा ई। ये कितना दे रखा है आपको? 20 किलो कैलोरी, फुल स्टॉप। फाइंड फाइंड heat at constant pressure, find heat at constant pressure, find heat at constant pressure at 500 kelvin, heat at constant pressure at 500 kelvin in terms of kilocalorie, in terms of kilocalorie. हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है? क्यूपी। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। निकाल लोगे? फटाफट बताओ। आंसर आपको किलो कैलोरी में देना है। कितना आ रहा है? कितना? 24 किलो कैलोरी, 16 किलो कैलोरी। सर एक बात बताओ, यहां पर स्टेट मेंशन नहीं है, क्या मैं बाय डिफॉल्ट गैसेस मानूंगा? नहीं, गैसियस रिएक्शन कह रहा है। तो गैसियस रिएक्शन कह रहा है मतलब ये सभी क्या है? गैस है। एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। मुझे एक बात बता सकता है, डेल्टा एन जी कितना आ रहा है? डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा? 4 + 2 6, 6 - 10 -4। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना? बस वैल्यूज पुट कर दो। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई कितना है? 20 किलो कैलोरी प्लस डेल्टा एनजी कितना है? -4। आर की वैल्यू किस में रखूंगा? कैलोरी में रखूंगा। कितनी होती है? 2 होती है। मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे 500। ये वैल्यू दे रखी है किलो कैलोरी में, ये मैंने निकाली है कैलोरी में, 1000 से डिवाइड करूंगा। अरे बोलो, तो डेल्टा एच कितना आ जाएगा? ये 1000, 1000 से 1000 कट जाएगा, 16 किलो कैलोरी। ये आंसर है। इसमें किसको डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखेंगे, फॉर अ फिजिकल चेंज, फॉर अ फिजिकल चेंज, एप्लीकेशन 3, फॉर अ फिजिकल चेंज। एप्लीकेशन का नाम है फिजिकल चेंज। जब भी होगा मतलब फिजिकल रिएक्शन जब भी होगी, तब अपन ये कैसे लगा सकते हैं फॉर्मूला? मुझे बस एक बात बताना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। फ्यूजन का मतलब पता है? फ्यूजन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहा हूं।
बायोलॉजी वाले फ्यूजन की बात नहीं कर रहा हूं। फ्यूजन में कन्वर्जन कहां से कहां तक होता है बता दो बस। कहां से कहां तक होता है? सॉलिड से लिक्विड होता है, सॉलिड से गैस होता है? हे भगवान, सॉलिड से लिक्विड होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, है ना, एक बात बताना मुझे, अगर कोई फ्यूजन रिएक्शन दे दी जाती है, कोई फ्यूजन रिएक्शन आपको दे दी जाती है, क्या ये एक्सप्रेशन लगाऊंगा मैं? लगा सकता हूं नहीं लगा सकता? नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने बताया था एटलीस्ट एक स्पीशीज गैसियस होनी चाहिए। हीट ऑफ वेपराइजेशन पे लगा सकता हूं। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहां पर बात करूं, क्वेश्चन लिखना आप, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन the latent heat of vaporization of a liquid at 500 Kelvin, at 500 Kelvin and 1 atm pressure is, and 1 atm pressure is 10 किलो कैलोरी पर मोल। मुझे तो एक बात बता दो, इन सब के बारे में तो बाद में बात करेंगे, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है? ये क्या दे रखा है मुझे? ये क्या है? ये किसकी वैल्यू दे रखी है मुझे तो बता दो। आप मुझे डेफिनेशन मत बताओ, ये वैल्यू किसकी दे रखी है? डेल्टा एच है, डेल्टा ई है, क्या ही है? कैसे पता? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये टर्म जब अपन यूज करते हैं इसका मतलब पता है क्या होता है? यहां पर जो बात हो रही है वो फेज ट्रांजिशन की बात हो रही है। पहली चीज, मतलब फेज ट्रांजिशन की बात चल रही है। और फेज ट्रांजिशन की अगर बात चल रही है तो फेज ट्रांजिशन में अपन बोलते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर इस पॉइंट पर जो हीट का ट्रांसफर होगा वो एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, क्यूपी, और क्यूपी और कुछ नहीं डेल्टा एच होता है। तो ये आपको क्या गिवन है? डेल्टा एच गिवन है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे लिखेंगे क्वेश्चन, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी of 3 mole of 3 mole of the liquid at the same temperature, of 3 mole of the liquid at the same temperature, बताइए। सेवन किलो कैलोरी, और कोई? कितना? 27? और कोई? और कोई? कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 77, सिर्फ 7? टेम्परेचर यहां पर आपको दे रखा है 500 केल्विन, आंसर है 27। इधर देखो अब फटाफट सुनना ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात चल रही है, तो एक मैं जनरल रिएक्शन लिख सकता हूं हीट ऑफ वेपराइजेशन की। यहां पर जरूरी थोड़ा ना हमेशा वाटर ही हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात चल रही है, मैंने मान लिया कोई सब्सटेंस ए है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है।
तो एक बात मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पर डेल्टा एनजी निकाल सकता हूँ? डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा लूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी, मुझे निकालना क्या था एक बार बताना, है ना? अच्छा, तो ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं, है ना? तो मुझे एक बात बता, डेल्टा एच मुझे गिवन है, कितना गिवन है? 10 किलो कैलोरी गिवन है, इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी कितना है? 1। अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर यूनिट क्या दे रखी है? एनर्जी की, कैलोरी दे रखी है, तो आर की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 2। टेम्परेचर कितना है? 500। डिवाइड किससे कर दूंगा? 1000 से। तो आप मुझे बताओ डेल्टा ई कितना आ जाएगा? 10 माइनस 1, ये 1 हो जाएगा। तो 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9 किलो कैलोरी पर मोल, क्योंकि 1 मोल के लिए लिखा है मैंने यहां पर। आई बात समझ में? पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3 मोल के लिए निकालना है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं फॉर 3 मोल क्या हो जाएगा? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 27। मुझे तो बस एक बात बता दो, यहां पर यूनिट क्या लिखूं? किलो कैलोरी, बस, पर मोल नहीं लिख सकता। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? किसी को डाउट है तो बोलो। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, इसको एक और तरीके से कर सकते थे। यहां पर डेल्टा एच आप 3 मोल के लिए रखते, डेल्टा ई 3 मोल के लिए निकल के आता। ये कब निकल कर आता? जब आप यहां पर डेल्टा एनजी 3 मोल के लिए निकालते हैं। 3 मोल के लिए कैसे निकालते हैं? यहां पर भी 3 करते हैं, यहां पर भी 3 करते हैं, यहां पर अपने आप 3 आ जाता है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, एक और क्वेश्चन करिए फटाफट। At 1 atm the heat of vaporization of water is, at 1 atm the heat of vaporization of water is 40.63. At 1 atm the heat of vaporization of water is 40.63। मुझे बता सकते हैं 40.63 क्या है? डेल्टा एच 40.63 किलो जूल पर मोल, फुल स्टॉप। कैलकुलेट डेल्टा ई in terms of kilojoule, calculate delta E in terms of kilojoule, calculate delta E in terms of kilojoule for H2O liquid gives H2O gas। निकालो फटाफट। थाउजेंड से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि यहां पर जो 10 की वैल्यू थी वो दे रखी थी किलो कैलोरी में, और आपने आर की वैल्यू रखी है 2, जो कि किस में दे रखी है? कैलोरीज में दे रखी है। कितना आ रहा है आंसर? थर्टी सेवन पॉइंट 53, 37.53, 37.8 जो भी है सही है, एग्जैक्ट है 37.53 आ गया होगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एनजीआरटी, लिख सकता हूं ऐसे। डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू किस में रखूंगा? जूल में ये कितनी होती है? 8.314। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर दे रखा है क्या पहले तो ये बताओ? अगर टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो मुझे बात बताओ, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कब होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहां पर क्या लिख देंगे अपन? 373 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 क्यों कहा अपन ने? क्योंकि यहां पर वैल्यू रखी है अपन ने जूल में,
निकालनी किसमें, किलो जूल में, क्योंकि यहां पर वैल्यू दे रखी है किलो जूल में। ये बात समझ में आ रही है? पता है कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सुनना ध्यान से। ये लगभग लगभग 1/3 बोल सकता हूं ना यार, 1/3 लगभग लगभग, है ना। 8.3 डिवाइडेड बाय 3 लगभग लगभग 2 पॉइंट समथिंग। अरे यार यही होगा ना यार, है ना, लगभग लगभग कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग। मतलब मैं कह सकता हूं इनका डिफरेंस क्या है, 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है कितना, 40.63। 40.63 माइनस 2 पॉइंट समथिंग कर लो, आंसर आ जाएगा। निकालने की थोड़ा ना जरूरत है यार, मैं तो आपको कह रहा हूं 4 ऑप्शन देखना, वहां टिक कर लेना। पास पास ऑप्शन नहीं दे रखे होंगे, अगर ऑप्शन देगा ना तो एटलीस्ट 10 यूनिट्स का डिफरेंस होगा, 10 यूनिट्स का। इतना निकालने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, लगाना शुरू कर दो, ऑप्शन देखते ही आंसर निकालो, फटाफट आंसर आ चुका है। कुछ करा थोड़ी ना अपन ने बिन फालतू अपने दिमाग को स्ट्रेस ही नहीं दिया। अगर ठंडा रखोगे ना दिमाग, ये सारी चीजें दिमाग में आएंगी। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 40.63 माइनस डेल्टा ई। डेल्टा ई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा ई जब यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 37.53 किलो जूल पर मोल। सॉल्व कर लेना। टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, पर अब आप बताओ, यहां पर हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात हो रही है, वाटर के लिए। वाटर कब वेपराइज होता है, टमाटर। अच्छा अगर ऑप्शन लिखना ही है तो लिखो, ऑप्शन इसके क्या दे रखे थे। एआईपीएमटी के 2012 का क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन 40.76 किलो जूल, 37.5 किलो जूल, माइनस 43.76 किलो जूल, माइनस 43.76 किलो जूल, और फोर्थ ऑप्शन है 40.63 किलो जूल। हो जाएगा डायरेक्ट, क्या सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना, ये समझ में आ रहा है सॉल्व करने की क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको दिखाई दे रहा होगा सर यहाँ पर तो 3-3 4-4 यूनिट का ही डिफरेंस है, पर आप खुद देखो जब 3-3 4-4 यूनिट का डिफरेंस है, ये जो वैल्यू आ रही है ये 2 पॉइंट समथिंग है, जब ये 2 पॉइंट समथिंग इससे माइनस करोगे तो अराउंड आंसर क्या आएगा आपका, 36 आ सकता है, 37 आ सकता है, 38 आ सकता है। उसके अलावा थोड़ी ना कोई ऑप्शन दे रखा है। क्या 40 तो कभी हो ही नहीं सकता ना टमाटर, क्या 40 कभी हो सकता है, 40 तो कभी हो ही नहीं सकता है। ये तो कुछ ना कुछ तो है ना, आपने तो जीरो ही मान लिया। एप्लीकेशन नंबर 4, बॉम्ब कैलोरीमीटर। एप्लीकेशन नंबर 4, बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर, क्वेश्चन लिखना। फॉर द कंबशन ऑफ सीओ इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, फॉर द कंबशन ऑफ सीओ, हाँ क्वेश्चन है ये, एप्लीकेशन का नाम सिर्फ यही था, बॉम्ब कैलोरीमीटर। मुझे एक बात बताओ, बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो रिएक्शन कराई जाती है वो कहां पर कराई जाती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। फॉर द कंबशन ऑफ सीओ इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, द हीट इवॉल्व्ड इज, फॉर द कंबशन ऑफ सीओ इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, द हीट इवॉल्व्ड इज 100 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी, full stop. Then calculate the delta H, then calculate the delta H at 27 degrees Celsius, then calculate the delta H at 27 degrees Celsius। बताओ फटाफट, चलो ऑप्शन लिखो। पहला ऑप्शन -100.3 किलो कैलोरी, दूसरा ऑप्शन 151.7 किलो कैलोरी, 151.7 किलो कैलोरी, तीसरा ऑप्शन
100.3 किलो कैलोरी। चौथा ऑप्शन -151.7 किलो कैलोरी। फटाफट। डेल्टा ई आपको दे रखा है 100 किलो कैलोरी। डेल्टा एच आपको निकालना है। कंबशन किसका कराया जा रहा है? सीओ का कराया जा रहा है। O2 के साथ रिएक्शन कराओगे CO2 मिलेगा। ये हाफ हो जाएगा, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। डेल्टा एनजी मुझे बता सकते हो? डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। हाँ, क्या हो रहा है आंसर? फर्स्ट ऑप्शन है का सॉल्व करा गया पूरा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, पूरा ही सॉल्व कर दिया। वही तो कह रहा हूं, जरूरत नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर मैं यहां पर बात करूं डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एनजीआरटी लिख सकता हूं मैं, है ना? डेल्टा एनजीआरटी की बात करूं तो डेल्टा एनजी कितना है? -1/2। कैलोरीज में बात हो रही है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1000। इसमें किसी को डाउट है बोलो? नहीं है। अच्छा मुझे 2 से 2 गया, तो लगभग 1/3 आ गया। ये 1/3 आ गया, मतलब 0.33 हो गया। मतलब जो डिफरेंस होगा वो बहुत छोटा है, मतलब आंसर 100 के आसपास है। टिक कर देना, खत्म हो गया क्वेश्चन। मैं तो यही बता रहा हूँ, एग्जैक्ट 0.3 आ रहा है, मैंने वही तो बोल दिया 0.33। जो भी, मुझे इतना भी सॉल्व नहीं करना ना। अगर सपोज करो कोई और वैल्यूज होती, मेरा कहने का मतलब समझिए आप, अगर कोई और वैल्यू होती तो मैं कह सकता था बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, तो कह सकता हूं डेल्टा ई की वैल्यू क्या है? 100। इसकी भी वैल्यू 100 के आसपास ही होगी। टिक कर देना आप। बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो ये हो जाएगा डेल्टा एच -100, तो डेल्टा एच आ जाएगा 100.3 किलो कैलोरी। ये आंसर है। क्लियर है बात सभी को? हेडिंग लिखेंगे हीट कैपेसिटी। अच्छा एक सेकेंड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस रह गए आपके, प्लॉट के क्वेश्चन। हेडिंग लिख लेना आप। क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर द कमर्शियल, क्वेश्चन में कह रहा है द हीट इज इवॉल्व। अगर हीट इवॉल्व हुई है तो ये प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा -100 -0.3 -100.3 किलो कैलोरी। ये आंसर होगा। हीट इवॉल्व बोला है, अगर हीट इवॉल्व बोला है मतलब मैं कह सकता हूँ डेल्टा ई क्या रखेंगे अपन? विद नेगेटिव साइन रखेंगे। इसमें हेडिंग लिखना न्यूमेरिकल्स ऑफ फ्लॉट। न्यूमेरिकल्स ऑफ फ्लॉट, फिफ्थ एप्लीकेशन, ये 4 ही एप्लीकेशन होती है। न्यूमेरिकल्स ऑफ फ्लॉट। अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं करे थे। क्वेश्चन में हीट इवॉल्व लिखा हुआ था ना, इसलिए अपन ने माइनस दिया है। ठीक है ना? क्वेश्चन लिखना, द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 100 जूल। द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 100 जूल। द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 100 जूल। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है?
वो क्वेश्चन कहाँ गया? इससे पहले था वो, मैंने हीट इवॉल्व लिखवाया था उसमें। हाँ, उसको आप एब्जॉर्ब कर दीजिए। जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था आपको सेकेंड एप्लीकेशन में, फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, फॉर अ गैसियस रिएक्शन 4A plus 6B gives 2C plus 4D, the heat absorbed लिखिए उसको आप, इवॉल्व मत लिखिए, the heat absorbed at constant volume is 20 किलो कैलोरी। एब्जॉर्ब लिखो उसको। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। The work done by the system is 100 joule. The work done by the system is 100 joule. The work done by the system is 100 joule. मुझे एक बात बताओ, वर्क डन बाय द सिस्टम बोल रहा है तो प्लस 100 या माइनस 100? माइनस 100। If 40 calorie heat is also supplied to the system, if 40 calorie heat is also supplied to the system, then find delta E in joule. Then find delta E in joule. Then find delta E in joule. अच्छा मुझे बताओ, यहां पर ये जो Q दे रखा है, ये दे रखा है आपको 40 कैलोरी, ये प्लस 40 कैलोरी होगा या माइनस 40 कैलोरी होगा? सप्लाइड टू द सिस्टम, अगर सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा? 40 कैलोरी। तो आंसर क्या आएगा? कितना आ रहा है? 68। 60 नहीं आ रहा है? माइनस 60 नहीं आ रहा है क्या? क्यों माइनस 60 क्यों नहीं आ रहा? ये जूल में है और ये कैलोरी में है, तो डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन? क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू कितना है? 40। डब्ल्यू कितना है? माइनस 100। पर डब्ल्यू जो दे रखा है वो किस में दे रखा है? जूल में दे रखा है। ठीक है, तो अपन इस कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4.2 से। तो जब इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8168। ठीक है, प्लस 168 माइनस 100, ये आ जाएगा 68 जूल। मतलब अगर मेरे से कोई कह दे कि यहां पर नेट इंटरनल एनर्जी में जो चेंज नजर आया है वो कितना नजर आया है? 68। ये 68 इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। A gas expand against a gas expand against a gas expand against a variable pressure given by variable pressure given by variable pressure given by P is equals to 20 divided by V. P is equals to 20 divided by V, where P is in ATM and V is in liter, given by P is equals to 20 by V. वेरिएबल प्रेशर है आपको गिवन है, P is equals to 20 by V, where P is in ATM and V is in liter, where P is in ATM and V is in liter. Full stop. During expansion from volume of 1 liter to 10 liter, during expansion from volume of 1 liter to 10 liter, the gas undergo a change in internal energy of 400 joule, internal energy of 400 joule. अब यहां पर बोल रहे हैं इंटरनल एनर्जी में जो चेंज नजर आया है वो 400 जूल नजर आया है, कुछ भी मेंशन नहीं है, प्लस मानोगे माइनस? प्लस। फुल स्टॉप।
how much heat is absorbed by the gas during expansion? How much heat is absorbed by the gas during expansion? बताओ फटाफट. How much heat is absorbed by the gas during expansion? फटाफट. निकल जाएगा क्या आंसर? यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना वो वेरिएबल है. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल टीवी. बताओ फटाफट. क्या? हाँ, 354 गलत आंसर है. क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेता हूं. गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट अ वेरिएबल प्रेशर गिवन बाय P is equals to 20 by V, where P is in ATM and V is in liter. During expansion from volume of 1 liter to 10 liter, the gas undergoes a change in internal energy of 400 joule. How much heat is absorbed by the gas during expansion? 865 बिल्कुल गलत आंसर है. 4200 बिल्कुल गलत आंसर है. 506 बिल्कुल गलत है. 5006 ठीक है. लगभग 5000 बिल्कुल सही आंसर है. अच्छा इधर देखो, आप गलती पता है यहां पर क्या करोगे? सुनना ध्यान से. मुझे यहां पर क्या निकालना है? क्यू निकालना है. ठीक है, मुझे पता है डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू. मुझे क्यू निकालना है. पर मजेदार बात पता है क्या है? यहाँ पर डब्ल्यू भी नहीं दे रखा है, डायरेक्ट आपको क्या दे रखा है? डेल्टा ई दे रखा है. तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? डब्ल्यू निकालेंगे. और डब्ल्यू कैसे निकालते हैं? यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रेशर जो है वो वेरिएबल है. वेरिएबल कैसे? वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है. मतलब मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी. ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन पी की जगह क्या लिख दूं? 20 बाई वी डीवी. ये 20 क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? -20 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी डीवी. और आपको पता है 1 बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन वी. तो ये कितना हो जाएगा? -20 एल एन वी. लिमिट कहां से कहां तक है? इनिशियल वॉल्यूम है 1, फाइनल वॉल्यूम है 10. सॉरी. तो ये कहां से कहां तक जाएगा? 1 से 10 तक जाएगा. ठीक है. अब ये क्या है? एल एन वी है. मुझे एल एन वी सॉल्व करना नहीं आता है ना. अपन क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे? बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे. अच्छा उससे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? एल एन 10 माइनस एल एन 1. तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ एल एन 10/1 है ना. तो ये कितना हो जाएगा? -20 एल एन 10/1. और एल एन 10 की अगर डायरेक्ट वैल्यू पता है तो कितनी होती है? 2.303 है ना. या आप बेस 10 में कन्वर्ट करो इसको. बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बच कितना जाएगा? log 10 कितना होता है? 1 होता है. तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -20 इंटू 2.303 log 10 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दो, -20 इंटू 2.303. ये क्या आ गया? लीटर एटीएम में आया है. लीटर एटीएम में. क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है प्रेशर किसमें? एटीएम में. वॉल्यूम किसमें है? लीटर में. और मजेदार बात यह है कि डेल्टा ही यहाँ पर चूज कर रखा है. आप लोगों ने क्या करा? इसी को डायरेक्ट सॉल्व करके खत्म कर दिया. जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4606 लीटर एटीएम. पर ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे. सॉल्व कैसे करेंगे? डेल्टा ई इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 400 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. डब्ल्यू कितना है? 46.06 विद अ माइनस साइन. यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा. तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400
पर मुझे एक चीज समझ में आती है, ये किस में रखा है, जूल में रखा है, और ये किस में निकाला है, लीटर एटीएम में निकाला है। लीटर एटीएम में निकाला है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 101.3। अब ये क्या हो जाएगा, 400 प्लस 46.06 इंटू 101.3, सॉल्व करो कितना आएगा ये, 5065.8 जूल। ये आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। वेरिएबल प्रेशर को सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्या कुछ मेंशन नहीं है ना, कुछ मेंशन नहीं है, तो अपन ने पॉजिटिव लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। at 300 Kelvin, at 300 Kelvin and 2 dm cube, at 300 Kelvin and 2 dm cube, हाँ, at 300 Kelvin and 2 dm cube, ब्यूटेन के at 300 Kelvin, 2 dm cube of a gas expands against a constant external pressure. 2 dm cube of a gas expands against a constant external pressure of 1 atm. Expand against a constant external pressure of 1 atm up to 20 liter. Up to 20 liter. Full stop. If 100 joule of heat is supplied to the system, if 100 joule of heat is supplied to the system, then find delta E in joule. Then find delta E in joule. कंबशन ऑफ ब्यूटेन वाले क्वेश्चन में तो अपन ने आंसर का निकाला, अपन ने तो रिलेशन निकालना है डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में, आंसर निकाला ही नहीं अपन ने। रिलेशन पूछा है ना वहां पे, तो उस क्वेश्चन में डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में। हाँ, कितना रहा आंसर, बिल्कुल सही है। माइनस या प्लस, हाँ माइनस आ रहा है। आपको क्या दे रखा है, आपको टेम्परेचर दे रखा है। अच्छा, ये 2 dm क्यूब क्या होता है, 2 लीटर, मतलब इनिशियल वॉल्यूम आपको गिवन है 2 लीटर, फाइनल वॉल्यूम आपको गिवन है 20 लीटर, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, और ये कितना दे रखा है 1 atm। और आपको बोला जा रहा है इफ 100 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, अगर 100 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम है, मतलब पॉजिटिव साइन लगाऊंगा या नेगेटिव, पॉजिटिव साइन लगाऊंगा, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, डेल्टा ई इन जूल निकालना है। डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू की बात करें, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं फॉर्मूला क्या लूंगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी टू माइनस वी वन। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, क्यू की वैल्यू कितनी है 100 प्लस पी एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 1, वी टू कितना है 20, वी वन कितना है 2, 100 प्लस। मजेदार बात पता है क्या है, ये किस में रखा अपन ने,
एटीएम में, ये किस में रखा, लीटर में। तो आप मुझे बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 101.3 से, तो ये कितना हो जाएगा? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा 20 - 2 18, ये हो जाएगा -18 इंटू 101.3। आंसर कितना आ रहा है? -1723.4 जूल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या यूनिट समझ में आ रही है? अपन को यूनिट्स के साथ भी देखना है और साथ ही साथ साइन के साथ भी देखना है ना? दोनों चीजें अपन को कंसिडर करते हुए चलनी है, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं हीट कैपेसिटी की बात करूं तो याद करो मैंने आपको एक टॉपिक लिखवाया था, हीट लिखवाया था, हीट के बारे में। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैंने हीट के बारे में आपको लिखवाया था तो वहां पर लास्ट पॉइंट मैंने लिखवाया था कि हीट की कैलकुलेशन अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हीट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और दूसरा अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट कैपेसिटी, विद द हेल्प ऑफ हीट कैपेसिटी। अगर मैं हीट कैपेसिटी को डिफाइन करूं तो हीट कैपेसिटी होता क्या है ना? ऐसे तो मैं डायरेक्टली डिफाइन कर सकता हूं, C इज इक्वल टू dQ/dt इज हीट कैपेसिटी, है ना? पर इससे एकदम से फील नहीं आएगी। होगा क्या, समझना इसको। सपोज करो ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है ना? मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे ये कैलकुलेट करना है कि मैंने इस बॉडी में कितनी हीट सप्लाई करी, कितनी हीट सप्लाई करी। मैं कभी भी बॉडी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता, बॉडी की इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। पर मैं ये जरूर फाइंड कर सकता हूं कि इस बॉडी में मैंने कितनी हीट सप्लाई करी। कैसे फाइंड करूंगा, समझना ध्यान से। ये कोई सब्सटेंस है, ये कोई बॉडी है, ये कोई सिस्टम है, ठीक है। मैंने क्या करा, इस सब्सटेंस को हीट सप्लाई करी। हीट सप्लाई करने पर होगा क्या, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इस सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज हो जाएगा? किसी भी बॉडी को अगर अपन हीट सप्लाई करेंगे तो होगा क्या, वो हीट क्या करेगी, उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को राइज करेगी। ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस सब्सटेंस में ज्यादा हीट पास कराऊंगा, ज्यादा हीट सप्लाई कराऊंगा, तो राइज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम? ज्यादा। अगर मैं हीट सप्लाई कम कराऊंगा तो राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं heat supplied to the system is directly proportional to change in temperature of the system? ये तो बोल ही सकता हूं, ठीक है। अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव कर दूं तो कांस्टेंट आ जाएगा C। ये कांस्टेंट मैंने क्या मान लिया, C इनटू डेल्टा टी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। मुझे तो बस एक बात बताना, सुनना ध्यान से। अगर मैं किसी सिस्टम पर हीट सप्लाई कर रहा हूं, हीट सप्लाई करने पर मैंने क्या मॉनिटर कर दिया, मैंने इसमें टेम्परेचर चेंज को मॉनिटर करा कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है। गिवन दैट अगर मुझे इस सिस्टम के सी की वैल्यू पता है, अगर मुझे सिस्टम के सी की वैल्यू पता है, मैंने चेंज इन टेम्परेचर मॉनिटर करा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मैं हीट सप्लाई टू द सिस्टम निकाल सकता हूं? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये जो सी है, इस सी की स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन आसानी से चेंज इन टेम्परेचर तो मॉनिटर कर ही सकते हैं, आसानी से अपन चेंज इन टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं। अगर मैं बॉडी में हीट सप्लाई कर रहा हूं तो मैंने क्या कर दिया, इनिशियल टेम्परेचर नोट करके रख लिया, और हीट सप्लाई करने के बाद टेम्परेचर कितना राइज हुआ वो नोट करके रख लिया, तो डेल्टा टी की तो वैल्यू आ जाएगी, है ना। कहीं से मुझे इस सब्सटेंस के सी की वैल्यू पता पड़ जाए तो मैं ये पता लगा लूंगा कितनी हीट का ट्रांसफर हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, when heat is supplied, when heat is supplied or absorbed by the system, when heat is supplied or absorbed by the system, when heat is supplied or absorbed by the system, this heat appears as a, this heat appears as a rise in temperature,
this heat appears as a rise in temperature of the system. This heat appears as a rise in temperature of the system. Next line में लिखना, the increase in temperature is directly proportional to the heat transferred. The increase in temperature is directly proportional to the heat transferred. Q is directly proportional to delta T. Q is equals to C delta T. यहां पर C क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसी C को अपन बोलते हैं हीट कैपेसिटी. अब अगर इस C की बात करूं, ये C किस बात पे डिपेंड करता है? द वैल्यू ऑफ C डिपेंड्स ऑन, यहां पर पहले लिख लेना C क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. और आप इसको क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी. क्या बोलेंगे इसको? हीट कैपेसिटी. द वैल्यू ऑफ C डिपेंड्स ऑन, पहला साइज, दूसरा कॉम्पोजिशन, तीसरा नेचर ऑफ सिस्टम. नेचर ऑफ सिस्टम. अब इसको समझो और आगे. मुझे एक बात बताओ, सपोज करो ये दो अलग अलग सब्सटेंस है, ठीक है? ये दो अलग अलग सब्सटेंस है, ठीक है? इन दो अलग अलग सब्सटेंस में मैंने क्या करा? हीट सप्लाई करी, ठीक है? इन दोनों अलग अलग सब्सटेंस में मैंने क्या सप्लाई करी? हीट सप्लाई करी. अब हीट सप्लाई करूंगा मतलब टेम्परेचर राइज होगा बॉडी का, ठीक है? अब मैंने ये मान लिया कि मैंने दोनों सब्सटेंस पे सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी है. दोनों सब्सटेंस में मैंने सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी है. तो आप मुझे बताओ, क्या ये हमेशा जरूरी है कि दोनों जगह सेम राइज इन टेम्परेचर होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि सब्सटेंस क्या है? अलग अलग है. सब्सटेंस की साइज भी अलग अलग है, सब्सटेंस का अमाउंट भी अलग अलग है, सब्सटेंस में जो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग है. तो अगर मैं यहां पर बात करूं साइज एंड कॉम्पोजिशन, ये किसके बारे में बताता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताता है. ये किसके बारे में बताता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताता है. पर मुझे एक बात बताओ, अगर सेम सब्सटेंस का डिफरेंट अमाउंट लेता, सपोज करो दोनों सेम सब्सटेंस हैं, दोनों क्या है? सेम सब्सटेंस. एक छोटा है, एक बड़ा है, ठीक है? मतलब इसका जो अमाउंट है वो कम है, इसका अमाउंट जो है वो ज्यादा है. सेम सब्सटेंस है, दोनों सेम सब्सटेंस है, इसमें अमाउंट कम है दिखाई दे रहा है, इसमें अमाउंट क्या है? ज्यादा है. अब अगर मैं इन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करूंगा, इन दोनों में मैं सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करूंगा, तो मुझे एक बात बताइए, दोनों का टेम्परेचर सेम राइज होगा? नहीं. क्यों नहीं राइज होगा सेम? क्योंकि अमाउंट अलग अलग है. ये बात समझ में आ रही है? पहली चीज, ठीक है? अच्छा मुझे एक और मुझे मुझे एक बात बताओ, अमाउंट वाला फैक्टर समझ में आ गया, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, अगर सब्सटेंस ही अलग अलग है, एक जगह मैंने ले लिया आयरन रॉड और एक जगह मैंने ले लिया वाटर, सब्सटेंस अलग अलग है, सेम टेम्परेचर, सॉरी सेम मैंने हीट सप्लाई करी, क्या टेम्परेचर सेम राइज होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि नेचर अलग अलग है सब्सटेंस का. जो सिस्टम मैंने कंसिडर करा है उसका नेचर क्या है? अलग अलग है. ये बात समझ में आ रही है? अच्छा एक और पॉइंट सुनना ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से. किसी भी सब्सटेंस की ये जो हीट कैपेसिटी है ये बहुत ज्यादा है, सपोज करो किसी भी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी क्या है? ज्यादा. ये आपसे ऐसे थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेगा. सुनना ध्यान से, किसी भी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी अगर ज्यादा है और अगर मैंने एक गिवन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी, सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. कितनी ज्यादा है? बहुत ज्यादा. तो मैंने क्या करा?
उस सब्सटेंस को एक गिवन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी, तो आप मुझे बताओ उस गिवन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने पर टेम्परेचर जो राइज होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा? वो बहुत कम होगा। कितना होगा? बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। अगर मैं गिवन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहा हूं और ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब इसको क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। मतलब जिस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है उसका टेम्परेचर राइज करने में ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? जिस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है तो उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। वाटर के केस में जो वाटर की हीट कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, तो वाटर को गर्म करने में जो हीट सप्लाई करनी पड़ती है वो ज्यादा करनी पड़ती है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं जो हीट कैपेसिटी है वो किस बात पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, साथ ही साथ नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हीट कैपेसिटी की कि अपन हीट का एक्सचेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, हीट कैपेसिटी की मदद से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे हीट कैपेसिटी होता क्या है। हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन तो सबको पता होगी, है ना? ये बैकग्राउंड इसकी जो पिक्चर है ये आपको नहीं पता होगी, आपके एनसीईआरटी में दे रखी है कंप्लीटली, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दे रखी है। अब अगर मैं बात करूं हीट कैपेसिटी, तो आपको हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पता होगी, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड to a substance to increase the temperature of a substance by 1 degree Celsius is known as heat capacity. ठीक है, इसको मिटा दो ना। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो हीट कैपेसिटी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर मेरे से यहां पर कोई पूछ ले हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी होता है dq डिवाइडेड बाय dt, amount of heat required to raise the temperature of given amount of substance by 1 degree Celsius is known as heat capacity. अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर केल्विन, और क्या हो जाएगी? जूल पर डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर ये जो dq है ये और कुछ नहीं एनर्जी है ना? तो यहां पर इसकी यूनिट किस में आएगी? एनर्जी की यूनिट में आएगी, है ना? जनरली जो यूनिट होती है एनर्जी की अपन क्या लेते हैं? लीटर, एटीएम, जूल, कैलोरी, अर्ग। पर आपको हीट कैपेसिटी की जो यूनिट्स दिखाई देगी वो जूल के टर्म्स में नजर आएगी, तो अपन क्या बोलेंगे? जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है, इस फॉर्म में यूनिट दे रखी है और इस फॉर्म में यूनिट दे रखी है, तो सेम ही मान के चलना। अब ये केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये चेंज है, और चेंज केल्विन में मेजर करो या डिग्री सेल्सियस में मेजर करो, सेम ही आता है। ठीक है, एक और बात मुझे बता दो, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। हीट कैपेसिटी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, ये जो हीट कैपेसिटी है ये टर्म आपने बहुत पढ़ रखी है, ये टर्म आपने पढ़ तो रखी है, ठीक है, पर मुझे एक बात बता दो बस, ये टर्म अपन लगाएंगे कहां पर? रिएक्शन में लगाएंगे या प्रोसेस में लगाएंगे? कहां पे लगाएंगे? कहां पे लगाएंगे? हीट कैपेसिटी ये टर्म पढ़ तो रहे हैं अपन, पर लगाएंगे कहां पर? ये टर्म लगती है सब्सटेंसेस के लिए। सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं था। ये टर्म कहां पे लगती है? फॉर सब्सटेंसेस। सुनते जाना ध्यान से, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ये टर्म कहां पर लगाते हैं? सब्सटेंसेस के लिए लगाते हैं, पहली चीज। अच्छा, यहां पर सब्सटेंस अपन क्या लेकर चल रहे हैं? आइडियल गैस। क्या लेकर चल रहे हैं? आइडियल गैस। अच्छा, आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस को अपन क्या करा रहे हैं? एक प्रोसेस में कैरी आउट करा रहे हैं, है ना? तो मैं कह सकता हूं आइडियल गैस का अपन ने क्या करा रहे हैं? डिफरेंट प्रोसेसेस में कैरी आउट करा रहे हैं। और जो प्रोसेसेस अपन करा रहे हैं, सपोज आइडियल गैस पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में मौजूद है, अपन ने कौन सा प्रोसेस कैरी आउट कराया? एडियाबेटिक करा सकते हैं, आइसोथर्मल करा सकते हैं, आइसोकोरिक करा सकते हैं, आइसोबेरिक करा सकते हैं। अब कोई सा भी मैं प्रोसेस कर रहा हूं,
वहां पर होगा क्या, एक्सपेंशन और कंप्रेशन ही होगा, मतलब कंप्रेशन और एक्सपेंशन। इसका मतलब यह है कि हीट कैपेसिटी में जितने भी फॉर्मूले अपन पढ़ेंगे, जितनी भी टर्म्स पढ़ेंगे, ये आपको लगाना कहां पर है, किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए लगाना है, न कि रिएक्शन के लिए लगाना है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और याद करो, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने लास्ट क्लास में लिखा था डेल्टा ई इज इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी, ऐसा लिखा था, डेल्टा ई इज इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी। वो डेल्टा ई की जो बात कर रहे थे अपन, किसके लिए कर रहे थे, आइडियल गैस के लिए कर रहे थे, कोई रिएक्शन के लिए बात नहीं कर रहे थे। तो ये जो जितने भी फॉर्मूले हैं हीट कैपेसिटी के, ये सारे आप कहां पर लगाएंगे, सब्सटेंसेस के लिए लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं सब्सटेंसेस के लिए लगा रहा हूं तो रिएक्शंस के लिए नहीं लगानी है। अगर सब्सटेंसेस के लिए लगा रहा हूं मतलब ये कहां नहीं लगेंगी, रिएक्शंस के लिए नहीं लगेंगी। नॉट वैलिड फॉर केमिकल और फिजिकल रिएक्शन। तो अगर ये टर्म प्रोसेसेस में अप्लाई करते हैं तो एक बार फटाफट सारे डिफरेंट प्रोसेसेस देख लेते हैं। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं, आइसोथर्मल प्रोसेस, कल नहीं आज, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं, देख लो एक बार फटाफट। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात किसके लिए हो रही है, आइडियल गैस कहां पर मौजूद है, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम कंटेनिंग आइडियल गैस। अब अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस करा रहा हूं तो मुझे फटाफट अब आप ही जवाब देना। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dt क्या हो जाएगा, जीरो, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर dt जीरो, डेल्टा टी जीरो, तो मुझे एक बात बता दो, फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा dq बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब c क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब मैं कह सकता हूं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हीट कैपेसिटी इज नॉट डिफाइंड। सेकेंड, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, मुझे एक बात बताओ, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q क्या हो जाएगा, जीरो। अगर Q जीरो हो गया मतलब मैं कह सकता हूं डिफरेंशियल Q भी जीरो ही होगा। अगर Q जीरो है मतलब मैं कह सकता हूं डिफरेंशियल Q भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर डिफरेंशियल Q जीरो है तो फॉर्मूला लगा लो, C इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब C किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर। तो आप मुझे बताओ हीट कैपेसिटी की रेंज बता सकते हो मुझे, हीट कैपेसिटी की रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ हीट कैपेसिटी हो जाएगी, रेंज ऑफ हीट कैपेसिटी ये किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर होगी और इनफाइनाइट के बराबर नहीं होगी, टेंड करेगी। ये एरो का डिफरेंस समझ में आता है ना, ये एरो कब लगाते हैं, एरो कब लगाते हैं, ये स्क्वायर एरो जब लगाते हैं मतलब इसके बराबर है, मतलब जीरो के बराबर है। स्क्वायर ब्रैकेट कब लगाते हैं, जब ये जीरो के बराबर है, और ये कर्ली ब्रैकेट कब लगा रहे हैं, इसकी तरफ टेंड कर रही है, इसके बराबर नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, और भी तो प्रोसेस होते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा मुझे बताओ, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में डीपी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं डेल्टा पी ये भी क्या होगा, जीरो होगा। अब आप मुझे बताओ सी वाले फॉर्मूले में, सी वाले फॉर्मूले में क्या कहीं डीपी आ रहा है, क्या कहीं डेल्टा पी आ रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं सी मतलब हीट कैपेसिटी फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो होगी क्या, नॉन जीरो होगी। मतलब मैं कह सकता हूं इन आइसोबैरिक प्रोसेस, इन आइसोबैरिक प्रोसेस heat capacity is denoted by Cp and its value is not equal to zero. यहाँ पे ऐसे लिखो, it has a definite value, it has a definite value. आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें, आइसोकोरिक प्रोसेस, मुझे बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या जीरो होगा, डीवी, डीवी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डीवी जीरो हो जाएगा
वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डीवी 0 है, मतलब डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो मैं कह सकता हूं इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करूंगा बताना जरा, किससे डिनोट करूंगा, सीवी से डिनोट करूंगा। याद करो सीपी और सीवी कहीं पढ़ रखा है, एंड इट हैज अ डेफिनेट वैल्यू। मतलब मैं कह सकता हूं मेरे से कोई पूछ लेना रेंज, हीट कैपेसिटी की रेंज क्या होगी, तो मैं कहां से कहां तक बोलूंगा, 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। इसीलिए अपन सीपी सीवी के बारे में पढ़ते हैं, सीपी और सीवी का रिलेशन निकालते हैं मेयर्स फॉर्मूले की मदद से। पॉइजन रेशियो में भी सीपी सीवी नजर आता है, कहीं भी आपको आइसोथर्मल के लिए सीपी, मतलब कहीं भी आपको आइसोथर्मल के लिए हीट कैपेसिटी की बात करते हुए नजर नहीं आएगा, एडियाबैटिक के लिए हीट कैपेसिटी की बात करते हुए नजर नहीं आएगा। यहीं पे क्यों करेगा, क्योंकि यहां पर एक डेफिनेट वैल्यू कंटेन करते हैं। ये बात समझ में आ रही है। बंद क्या हो जाएगा, नहीं अभी 5 मिनट में हो जाएगा। मुझे एक चार्ट बनाना है बस, यहां पर सिर्फ एक चार्ट। मैं तो चाह रहा था और भी खत्म करा दूं, पूरा खत्म ही करा दूं, पर हीट कैपेसिटी पूरा खत्म नहीं होगा अभी, है ना। अगर मैं हीट कैपेसिटी, मुझे पता है आप लोग मेरे साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो शाला हो गए यार बहुत। अच्छा, हीट कैपेसिटी की बात करें, हीट कैपेसिटी की, आप लोगों को गर्मी लग रही क्या, समझ रहा हूं मैं, है ना। अच्छा इधर देखो, एक बार फटाफट देख लो, है ना। सिर्फ हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं, वरना मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ भी लेते हैं अपन, है ना। वो नहीं पढ़ा पाऊंगा, मुझे पता है आप क्यों बोल रहे हो। अच्छा इधर देखो, अगर हीट कैपेसिटी की बात करूं, तो हीट कैपेसिटी मैंने डिफाइन तो कर दी थी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताना फटाफट, फटाफट बताओ, हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेल्सियस, ये चीज समझ में आती है। और हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, dq डिवाइडेड बाय dt, क्लियर है। अब अगर मैं हीट कैपेसिटी की बात करूं, तो हीट कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रोसेस के लिए डिफाइंड होगी, दैट इज आइसोबेरिक एंड आइसोकोरिक। इसलिए अपन इसकी स्टडी करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मुझे एक बात बताना, सुनते जाना ध्यान से, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट का ट्रांसफर करा रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट का ट्रांसफर करा रहे हैं, तो इसको क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, dqp डिवाइडेड dt इज इक्वल टू cp। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे पता है एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं सीपी से, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं सीपी इज इक्वल टू dqp डिवाइडेड बाई dt। और आप मुझे बताओ हीट कंटेंट एंड हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर होता है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा मुझे डेल्टा एच लिखूंगा या डीएच लिखूंगा, डीएच लिखूंगा, ये बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, डीएच डिवाइडेड बाय dt। तो आप मुझे बताओ डीएच का फॉर्मूला क्या आ गया, सीपी dt आ गया। ये बात समझ में आ रही है, इसमें किसको डाउट है तो बोलो। अगर मैं यहां पर बात करूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मुझे पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कंटेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dqv। हीट कंटेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, dqv डिवाइडेड बाय dt। और यही किसके बराबर हो जाएगा, हीट कैपेसिटी के बराबर। और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता हूं cv से, तो ये आ जाएगा cv। अब आप मुझे बताओ हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किससे करूंगा, डेल्टा ई से। अच्छा डेल्टा ई लिखूंगा या डी लिखूंगा, डी लिखूंगा,
डिवाइडेड बाय क्या लिख दूं, dt। तो आप मुझे बता सकते हो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीवी dt हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। मुझे बस यूं बता दो मोलर हीट कैपेसिटी होती क्या है? एक मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसे बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट देनी होती है उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग नहीं, मैं पता है पूरे चार्ट में ही खत्म करा दूंगा अब। थैंक यू।